मान्यवर कोरोना है, मान्यवर कोरोना है। मोदी जी ने शुरुआत की पक्षी से ऊपर उठकर संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं। इसलिए हम मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठ जाए मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का था। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई, अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है,
उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम। और मान्यवर मुझे भरोसा है, रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है। डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको कर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का विकास किया गया, निर्यात किया गया। ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्यवर 4 दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करता, सब भागते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि
वन पेंशन वन रैंक के अंदर देने का काम। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे भाई? 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट नरेंद्र मोदी। मान्यवर, खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं, 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। अरे एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी। जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए, मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गए। एमएसपी का क्या हुआ? मैं बताता हूं सत्य क्या है। और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, धान की खरीदी पहले ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनती है, ध्यान से सुनिए। धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन। नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर, और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी। मान्यवर, गेहूं की खरीदी एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन पहुंचाना। और पहले गेहूं 20 लाख किसानों का खरीदा जाता था, अब गेहूं 43 लाख 43 लाख किसानों का खरीदा जाता है। मान्यवर, मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। हमारा मखौल उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, शायद 5 साल बाद भी उड़ाएंगे। समझ नहीं पड़ी है मान्यवर, हम कहते थे कि हम किसानों का आय 2 गुना करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। अब मैं बताता हूं मान्यवर, मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की आय से मतलब खर्च से, लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान विश्लेषी निर्णय। मान्यवर,
धान की एमएसपी जो 1310 थी, मैं फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार, जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई। कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर दिया। मान्यवर, गेहूं 2013-14 में 1400 रुपये एमएसपी छोड़कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए, और आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया एमएसपी का मिलता है। हमने गेहूं ज्यादा भी खरीदा और गेहूं का दाम भी ज्यादा दिया। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना ही गरीब हितैषी है, ना ही पिछड़ा हितैषी है, उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद ट्वीट इंडिया, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भाई, अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का आपके माध्यम से, महान सदन के माध्यम से मान्यवर, पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने की, देश की जनसांख्यिकी बदलने की और देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक ही दिन में सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाली। मान्यवर, देश भर में पीएफआई को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनहगारों को आज वापिस लिया जाता है। एनआईए के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चून उठाकर हम वापिस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापिस लाए। सचिन बिश्नोई, सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी वापिस लाए और तंवर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाया। मान्यवर, विदेश में भारतीय दूतावासों पर, लंदन, ओटावा, सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए, वो तीनों मामलों को हमने एनआईए को सौंपा है। और मान्यवर, लगभग मैं यूएपीए को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहां पर, और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, विपक्ष को भी बताना चाहता हूं, यूएपीए का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले खिलाफ, इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था आपको क्यों डर लग रहा है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं और एक में भी विवाद नहीं हुआ है, कोई राजनीतिक दुरुपयोग मान्यवर नहीं। मान्यवर, अभी गोगा जी नारकोटिक्स का बात करते थे, वो कहते थे कि नारकोटिक्स का चलन बढ़ गया है। मान्यवर, इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, मैं बाद में दुरुस्त करता हूं इसको। मान्यवर, मोदी जी ने 2014 से गृह मंत्रालय के अधीन, पहले श्रीमान राजनाथ जी थे, अब मैं गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, नारकोटिक्स पर 0 टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया। एनकोड 2019 में बनाया गया, फिर इसको 4 स्तरीय किया गया। एनकोड पोर्टल, डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल बनाए गए। मादक पदार्थ की तस्करी के विस्तृत जांच के लिए जेसीसी
जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारें होती है, इसका गठन किया गया। डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राज्यों में बनाई गई। राष्ट्रीय नारकोटिक कैनाइन पूल की स्थापना की गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,65,000 किलोग्राम नारकोटिक्स को जलाया गया और अब वो टोटल आजादी के अमृत महोत्सव के एक वर्ष में 10 लाख किलो पहुंच गया है। अब मैं जो गोगाई जी कहते थे इसका जवाब दिया। मान्यवर आंकड़े किसी की शर्म नहीं रखते, आंकड़े बेशर्म होते हैं और आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं। आंकड़ों को बाद में बदला भी नहीं जा सकता। अब 2006 से एक सरकार थी यहाँ, यूपीए की सरकार थी, जिसको हम पर थोड़ा अविश्वास है। 2006 से 13 का समय उनका ही था। उसमें क्या हुआ, जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी। मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी और 2014 से 22 तक 1,52,000 करोड़ से बढ़कर 3,73,000 किलोग्राम ड्रग्स हमने जब्त किया। गोगाई जी 181% वृद्धि हुई और कीमत, गांजा पकड़ लेना, भांग पकड़ लेना एक बात है, जो महंगे और शरीर को ज्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टि से नुकसान करने वाले जो नारकोटिक्स के पदार्थ थे वो कीमत से मान्यवर 2006 से 13 में 700, मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा, 768 करोड़, जिससे यूपीए सरकार संतुष्ट थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा था। और 14 से 22 तक एकदम वही कालखंड 768 करोड़ और 14 से 22 में 18,000 करोड़ रुपए की ड्रग को नरेंद्र मोदी सरकार, और ये हम पर सवाल उठा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भरोसा नहीं है, मगर देश की जनता को विश्वास है। कुल मामले 1257 दर्ज किए थे, अब 3700। अब इन्होंने कल यहां ज्ञान बांटा कि पहले 1257 थे, अब देखिए बढ़ गए 37 हो गए। भाई नारकोटिक्स के खिलाफ केस अच्छे हैं या बुरे माने जाएंगे? हम पकड़ते हैं, आप पकड़ते ही नहीं थे, चलने देते थे। हमने पकड़ना शुरू किया, इसलिए 1257 से बढ़कर 3700 केस हो गए और गिरफ्तारियां आपने 1363 की थी, हमने 5400 गिरफ्तारियां करी। मान्यवर टोल फ्री नंबर भी करा। माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो गृह मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। मान्यवर 3 करोड़ युवा और 2 करोड़ महिलाओं को नशा मुक्त अभियान में अलग अलग विभागों के, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब ने इकट्ठा होकर साथ में जुड़ा है और लगभग 9.5 करोड़ लोग तक नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ और टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने की पहुंच बढ़ी है। मान्यवर, ये हमारे प्रयासों को दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले आपको विश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमुल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा,
मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में मान्यवर। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने, माननीय गृह मंत्री जी। राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो बेटे? हाँ, मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुनकर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़ों को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था। ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग, डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया। महबूबा मुफ्ती,
फारूक साहब और गांधी परिवार, ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया, वहां को पंचायत चुनाव नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त, 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई है, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल, 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है, और 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा 250 मिलियन $US विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है। और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96, इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 + 22 हुए, कितने होते हैं? 96 और 20 मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 + 80 लगभग 550 हुए, और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसी। 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले बनी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आती। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर, आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर, उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर, ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद, मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, हिंसक घटनाएं सेम कालखंड की मैं लेकर आया हूं, फिर से इन लोगों को ऐसा न हो, इसलिए हिंसक घटनाएं 10,000 होती थी, इसकी जगह 3,238 हुई, 68% की कमी। हताहत सुरक्षा बल 397, अब 128, 68% की कमी। मृत्यु नागरिक 2,298, अब 420, 82% की कमी। हर हेड में हिंसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम हुई। और इसके पहले मान्यवर किसकी सरकार थी? 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं। मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को 9 साल हुए, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। बोलो मणिपुर में बताता हूं, मैं फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी नैसेक स्थापना कर गए थे, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं।
मोदी जी ने नेसेक को एक्टिवेट करा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टडी किया है। ब्रह्मपुत्र के पूर्व को बड़े बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट कर कर सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। ये बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट आने वाले वर्षों में, और हम बनाकर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि भले आपको विश्वास हो मगर जनता को तो मान्यवर, मैं जब ये कहता हूं तब हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे भावनाओं से नहीं करी, ये कागजी शांति नहीं है। इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। मान्यवर, 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हमने समाधान करा, लगभग 674 लोग समाधान हुआ। अब ये अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए। एनएलएफटी के साथ 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 144 लोग मारे गए थे। बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ 2020 में, एनएलएफटी के साथ 19 में हुआ, 2020 में बोडोलैंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ। 1630 लोग सरेंडर किए, 4300 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे। मान्यवर, 4362 लोग, और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह 197 लोग मारे गए थे, 1000 उग्रवादियों ने समर्थन किया। असम आदिवासी सशस्त्र समूह 1182 लोगों ने सरेंडर किया, 329 लोग मारे गए थे। और दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई, आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आपको एक कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68%, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68% और हताहत नागरिक में 82% कमी करी है। ये सारा मैंने जो कहा वो समझौते किए हैं। आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षेत्र मुक्त, मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए, अरुणाचल में केवल एक जिला और 3 पुलिस स्टेशन बच गए, नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा और मेघालय में पूर्णतः अपसपा हटा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहता हूं कि जो बचा कुचा काम बाकी है वो भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को मान्यवर, अब मैं मणिपुर की बात करना चाहता हूं। भाई थोड़ी देर, मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर,
मैं बताता हूं। ओके प्लीज। ये गलती आपकी है यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मेरे टाइम में सारे इल्जाम। प्लीज गलती आपकी है, हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहां सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाइए। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा। इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर
फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है। और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी के नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया। अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज